गुड मॉर्निंग क्लास 12th। सो आई थिंक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा लास्ट टॉपिक है सिलेबस का बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो ये लेसन ज़्यादातर अगर आपका डाटा बेस्ड है, इसमें बहुत सारे डाटा दिए गए हैं, उस डाटा को आपको लर्न करना पड़ेगा। बट सुपरफिशियली उसका हम ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसमें मेनली हमको क्या क्या स्टडी करना है। So bio that is living organism, diversity that is different kinds. Okay. So what is biodiversity? Biodiversity is the distribution of different kinds of living organism in the different part of earth. आप अपने सराउंडिंग में देखो कितने तरह के आपको प्लांट्स और एनिमल्स दिखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड वायरसेस, विरोइड्स, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स. So these are the different kinds of living organisms in the different part of the earth. This is called as biodiversity. So first of all, in 1992, scientist Edward Wilson proposed the term biodiversity. 1992 में सबसे पहले साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन ने इस बायोडाइवर्सिटी वर्ड को प्रपोज किया था। 2004 में एक बुक है जिसको हम बोलते हैं IUCN रेड बुक। ठीक है, सो ये IUCN क्या है? इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। सो ये एक डाटा बुक है जिसमें डिफरेंट काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा डाटा यहाँ पर इकट्ठा है। ठीक है, इस पूरे एनिमल किंगडम्स में यदि हम लोग या पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो स्पीशीज है वो किसका है? इंसेक्ट्स का है। ठीक है, तो इस तरह से कितने इनवर्टिब्रेट्स हैं, कितने वर्टिब्रेट्स हैं। यदि छोटा सा आंट्स भी हम यदि देख लें, आंट्स कितना स्मॉलेस्ट साइज का लिविंग क्रिएचर होता है, उसी की हमको 3000 स्पीशीज मिल सकती है। ठीक है, फिर जो बीटल्स है, बीटल्स की 20,000 स्पीशीज हैं। तो इस तरह से सबसे जो रिचेस्ट हमारा ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? इंसेक्टा है। और अप्रोक्सीमेटली 65 to 75% एनिमल किंगडम्स में है और 30% अप्रोक्सीमेटली हमारे प्लांट्स हैं। ठीक है, सो इस तरह से पूरा जो IUCN रेड बुक है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा डाटा है, उस डाटा को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास केवल लैंड एरिया कितना है? 2.4%। टोटल वर्ल्ड में यदि हम देखें तो वर्ल्ड का जो केवल 2.4% हमारा जो लैंड एरिया है वो इंडिया में है, लेकिन हमारा जो रिच डाइवर्सिटी है वो 8.5 मिलियंस का, मतलब इतना छोटा स्पेस होते हुए भी हम लोग काफी बायोलॉजिकली रिच है ना, हमारे काफी रिच डाइवर्सिटी है। और पूरे वर्ल्ड में यदि हम लोग देखें तो हमारे जो मेगा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत बड़े बड़े जो मेगा डाइवर्सिटी है, उसमें हमारा 17th नंबर आता है, मतलब इंडिया 17th रैंक में है जहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी है। ओके, सो ये ओवरऑल डाटा है वो आपको स्टडी करना है। देन हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी कितने लेवल पर होती है ना। सो यदि हम उसका लेवल देखेंगे, सो देयर आर 3 लेवल। नंबर 1 इज स्पीशीज लेवल, सेकेंड इज जेनेटिक लेवल, थर्ड इज इकोलॉजिकल लेवल। ओके, सो स्पीशीज लेवल आपको समझ में आ रहा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को यदि हम कंपेयर करें कि देखिए रेप्टाइल्स हैं, सो रेप्टाइल में स्नेक भी है, लिजर्ड्स भी हैं, क्रोकोडाइल्स भी हैं, टर्टल्स भी हैं। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, पर्टिकुलर एरिया में रेप्टाइल्स का नंबर कम है, किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया में रेप्टाइल्स का नंबर ज्यादा है। या एम्फीबियंस को आप देख लीजिए, एम्फीबियंस का जो स्पीशीज है वो वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न घाट। तो इस तरह से स्पीशीज लेवल में भी हमको जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो कहलाती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? स्पीशीज एक ही है लेकिन उसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं। यदि ह्यूमन बीइंग्स की बात करें हम लोग, तो हम सभी होमो सेपियंस एक ही स्पीशीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम में कितना वेरिएशन है? सभी का हाइट अलग है और स्किन कलर अलग है, आईज कलर अलग है, हेयर टेक्सचर अलग है। तो इस तरह से जो अलग अलग स्ट्रेन या अलग अलग वेराइटी होती है वो हम लोग देख सकते हैं जेनेटिक लेवल में। आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है राव वॉल्फिया सर्पेंटाइन का। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिससे एक मेडिसिन निकाली जाती है, वो मेडिसिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम में या एम्फिसीमा में या ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल होती है। ठीक है, सो ब्रोंकाइटिस में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाला रेस्पिरिन चाहिए होता है, तो वो अलग अलग स्ट्रेन उसके वहां पर यूज किए जाते हैं।
इकोलॉजिकल नाम से ही क्या लग रहा है, अलग अलग बायोम्स के या अलग अलग इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। ठीक है, टुंड्रा बायोम्स की डाइवर्सिटी अलग होगी, रेन फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी अलग होगी, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का डाइवर्सिटी अलग होगा। तो बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पर हम स्टडी कर सकते हैं, स्पीशीज लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे। देन पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो ये पैटर्न स्टडी करने के लिए हम देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो किस तरह से हमारा बायोडाइवर्सिटी डिफर करता है ना। यदि आप ग्लोब को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। सो ग्लोब में आपको पता है जो पोलार रीजन्स होते हैं वहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पर आइस होती है, और जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, इक्वेटर होता है, वहां पर डायरेक्ट सनलाइट होता है, इसलिए वहां पर रिच डाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिच डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी हमको, हमारे ग्लोब के या अर्थ के इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटर पर। क्यों मिलेगी, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर, साल भर वहां पर डायरेक्ट सनलाइट आएगी, वहां ज्यादा डाइवर्सिटी चेंज नहीं होगी, सेम टाइप का स्पीशीज वहां पर मिलेगा, कांस्टेंट स्पेसिएशन होगा वहां पर। लेकिन जैसे जैसे हम पोलार रीजन्स में जाते जाएंगे, इक्वेटर से पोलार रीजन्स में जाते जाएंगे, जैसे आर्कटिक है या अंटार्कटिका है, तो वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहां पर हमारा स्पीशीज का रिचनेस कम होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमको कहाँ मिलेगी, इक्वेटोरियल लाइन पर, और जैसे जैसे हम पोलर रीजन्स में जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होगी। आपने भी देखा होगा कि जहां पर बहुत कम टेम्परेचर होता है वहां बहुत रेयरली ही एनिमल्स और प्लांट्स दिखते हैं, है ना। तो कोल्डर रीजन्स का यहाँ पर आपको अलग बायोडाइवर्सिटी मिलेगा। सेकेंड होता है स्पीशीज रिचनेस। तो एक तो हो गया लैटिट्यूडिनल, ठीक है। सो लैटिट्यूडिनल में आपने क्या देखा कि इक्वेटोरियल पर सबसे ज्यादा है, जैसे इक्वेटर से हम पोलर रीजन में जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होगा। सेकेंड होता है स्पीशीज एरिया रिचनेस। सो ये स्पीशीज एरिया रिचनेस क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे वैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, बट एट मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, सपोज आप एरिया बढ़ाते जा रहे हो तो डेफिनेटली स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगा, लेकिन एक मैक्सिमम एक्सटेंट पर आकर के वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि वहां क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाएंगे, वहां प्रीडेटर्स आ जाएंगे, वहां बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे जिसकी वजह से स्पीशीज एरिया रिचनेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग एक ऐसा प्लॉट एक ग्राफ ड्रॉ करें, एक जगह एरिया हो गया और एक जगह हो गया स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, सो ये स्पीशीज रिचनेस क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे आप एरिया देते जाओगे उसको तो एरिया स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगा, लेकिन बाद में आके क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है इसके बाद में क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाए, उसके प्रीडेटर प्रेजेंट हो जाए, तो वहां पर स्पीशीज रिचनेस कम हो जाएगी। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर एरिया एक्सप्लोर करने तक ही स्पीशीज का रिचनेस बढ़ेगा, उसके बाद वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज why we should conserve biodiversity। हम बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करना चाहते हैं? ठीक है, सो डे बाय डे देख रहे हैं, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होगा, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करें? ठीक है, इसके 3 रीजन है। नंबर 1 इज नैरोली यूटिलाइजेशन, narrowly utilization। so narrowly utilization that is हमने उसका narrow utilization किया। narrow means only अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए या पब्लिक यूज के लिए हम लोग देख रहे हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से हमको फ्यूल के लिए मिल रहा है, लकड़ी, टिम्बर मिल रहा है, हमारे इंडस्ट्रीज से बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल रहा है, फ्रूट्स हैं, मेडिसिन है, हमारे डिफरेंट क्रॉप्स हैं, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? फॉरेस्ट से आ रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग अपने यूज के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, है ना, या फूड के लिए हम लोग एग है या फ्लैश है उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो जो हम लोग शॉर्ट एरिया में या पर्सनल यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारे बायोस्फीयर को, तो वो क्या कहलाता है? नैरोली यूटिलाइजेशन। सेकंड होता है ब्रॉडली यूटिलाइजेशन। सो ये ब्रॉडली यूटिलाइजेशन या ग्लोबल लेवल पर यूटिलाइजेशन। अब ग्लोबल लेवल पर यूटिलाइजेशन क्या हुआ? फॉरेस्ट में आप देखिए,
फॉरेस्ट है तो रेनफॉल होगा, ठीक है, फॉरेस्ट है तो हमारा सॉइल का कंजर्वेशन होगा, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, सॉइल का इरोजन नहीं होगा, हमारा टेम्परेचर कूल डाउन रहेगा क्योंकि वो हमारे जो ट्रीज होते हैं वो थर्मो रेगुलेटर्स होते हैं, पोल्यूशन नहीं होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम होगा, ओजोन लेयर हमारा बढ़ेगा। तो पूरे ग्लोबल लेवल पर हमारे फॉरेस्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो हमारा ब्रॉडली यूटिलाइजेशन या ग्लोबल लेवल का है, ठीक है। इंडस्ट्रीज के लिए हमको इतना सारा रॉ मटेरियल्स मिलता है फॉरेस्ट से, फिर हमारे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो स्पीशीज रिचनेस बनाते हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, इकोसिस्टम मेंटेन होता है। तो इस तरह से हम ग्लोबल लेवल पर जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, ब्रॉडली यूटिलाइजेशन। थर्ड होता है स्कैटर्ड ग्रुप। सो ये स्कैटर्ड ग्रुप क्या है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे एस्थेटिक वैल्यूज हमारे प्लांट्स और एनिमल्स से जुड़े हुए हैं, मतलब हमारी आस्था हमारे धर्म से वो जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स की हम लोग पूजा करते हैं, चाहे वो तुलसी हो गया, चाहे वो आंवला हो गया, केले हो गए, है ना, वट वृक्ष हो गया, तो ये सब हमारे एस्थेटिक वैल्यू से जुड़े हुए हैं। एनिमल्स में आप देख लिए हम लोग नाग की पूजा करते हैं, घोड़े की पूजा करते हैं, हाथी की पूजा करते हैं। सो दीज आर ऑल एस्थेटिक वैल्यूज रिलेटेड टू अवर बायोडाइवर्सिटी और या बायोलॉजिकल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इसलिए हमको क्या करना है, अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। सो क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या कारण है कि हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, okay, so first reason is the habitat loss and fragmentation, habitat loss and fragmentation। नाम से ही क्या लग रहा है, डे बाय डे क्या कर रहे हैं हम लोग, उनके हैबिटेट का लॉस कर रहे हैं, साथ ही साथ उस एरिया को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन हो रहा है लैंड का। ओके, सो देखिए आप कि जैसे जैसे हमारा अरेबिनाइजेशन हो रहा है, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अपना फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, या हमारे जहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है या नेशनल पार्क है उनको धीरे धीरे खत्म करके, क्रॉपिंग एरिया को, एग्रीकल्चर लैंड को खत्म करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेबिनाइजेशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे वाइल्ड लाइफ का या हमारे फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, और उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से डे बाय डे हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। सेकंड है एक्सप्लॉयटेशन या फिर ओवर यूज। सो एक्सप्लॉयटेशन दैट इज ओवर यूज। सो हम लोग क्या हो रहे हैं, हमारी जो नीड है वो ग्रीड में कन्वर्ट हो रही है। हम लोग जितना फॉरेस्ट से लेते हैं या जितना अपना वाइल्ड लाइफ से लेते हैं तो हम लोग उसको ओवर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज करने से उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, हमारा वाटर रिसोर्सेज खत्म हो रहा है, या हमारा वाइल्ड लाइफ भी खत्म होते जा रहा है। हंटिंग होती है, पोचिंग होती है ना, हम लोग उसको तरह तरह से यूज करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाइल्ड लाइफ है या हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो रहा है। थर्ड है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। सो एलियन स्पीशीज मतलब जो स्पीशीज बाहर से हम इन्वेड कर रहे हैं, इन्वेड करना दैट इज एंट्री करवाना। सो पार्थेनियम इज द बेस्ट एग्जांपल। गाजर घास आपने देखा होगा, कैरेट ग्रास है, वो कहाँ से लाए थे, अमेरिका से, वो बाई चांस आ गई थी। मैक्सिको वीट जब ला रहे थे तो उस वीट के साथ कुछ पार्थेनियम के सीड्स भी आ गए थे, और जब वीट को कल्टीवेट किया गया तो देखा कि पार्थेनियम भी वहां पर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब पार्थेनियम को क्लाइमेटिक कंडीशंस अपना फेवरेबल मिला, और वो आज देखिए सबसे बड़ा हमारा लैंड का वीड्स बन गया है, जिसको इरेडिकेट करना कितना मुश्किल होता है। सेम चीज आप देखिए हमारे जो वाटर हाइसिंथ होता है, जलकुंभी आपने देखा होगा, पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं पॉन्ड में या लेक में, तो उसको इन्वेंशनली लाया गया था कि उसके बहुत सुंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। उस सुंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स के लिए जब वाटर हाइसिंथ को लाया गया तो देखा कि उसने पूरा वाटर बॉडीज को भर दिया। आपने भी देखा होगा गांव में कहीं तालाब में कि जलकुंभी होती है, जिसको हम लोग वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, पूरा का पूरा को क्या करती है, पानी का ऑक्सीजन ले लेती है, वहां पर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो वहां रहने वाला नेटिव स्पीशीज है, वहां के जो रहने वाले एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना है, वो डैमेज होने लगे और पोल्यूशन कॉज कर रहा है। सेम एक लैंटेना फिश है, उसको भी लाया गया तो उसने वहां की जो नेटिव चिचल्ड फिश थी उसको लॉस्ट किया।
तो किसी भी एलियन स्पीशीज के आने से वहां का जो नेटिव स्पीशीज है वो लॉस्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रहा है। एंड फोर्थ रीजन इज पोल्यूशन। सो ये तो आप जानते हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या सॉइल पोल्यूशन हो, जिसकी वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रहा है। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब इसमें लास्ट टॉपिक है आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक, तो इसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, फर्स्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक टॉपिक है इसमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो दो तरह से हम कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे।